हेलो फ्रेंड, मैं जीएस ऑल गुरु स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म 1.0। और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैं मैराथन लेकर आया हूं। जैसा कि आप स्क्रीनशॉट पर देख रहे होंगे, हमारे थंबनेल पर देख रहे होंगे, बिहार पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम जिस बार हो रहा है उसमें हमारा साइंस, जीके और मैथ का क्या कुछ क्वेश्चन रहने वाला। हालांकि अगर बात करते हैं कि आज भी बिहार पुलिस का एग्जाम है और बहुत सारे सेंटर पर हमारे बच्चे गए हैं, जो बच्चे ने कहा है कि सर सेंटर से निकल के मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, तो उसके लिए भी आप एग्जाम एनआईसी जरूर देखिएगा इन बच्चों का जिनका एग्जाम आने वाला है। चूंकि जाहिर सी बात है 28 तक अभी एग्जाम चलेगा और इस 28 तक एग्जाम में वैसे बच्चों का रहना बहुत जरूरी है जिन बच्चों का एग्जाम भी आने वाला है, उनके लिए सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए कि आपको यह समझ में आ जाए कि जो प्रीवियस क्वेश्चन हमारे साइंस सेगमेंट पूछे गए हैं, जो जीएस सेगमेंट पूछे गए हैं, उनका लेवल क्या है। ठीक है, सो आप जो बच्चे हमारे 12 बजे से शेड्यूल किए हुए थे, तो टेक्निकल इश्यू के कारण जो है वो क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने इसको डिले करा, शेड्यूल को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले जो नए बच्चे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम के बारे में सबसे पहले अपडेट बताया जाता है और साथ ही साथ सारा उसका फ्री ऑफ कॉस्ट उसका तैयारी करवाया जाता है। इसलिए वैसे बच्चे जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर ले और इस तमाम चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर दे जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, चलिए एक बार ग्रुप में शेयर कर देता हूं कि मैं लाइव आ चुका हूं। काफी बच्चों को हमसे इंतजार रहता है कि सर जब आप लाइव आइए तो थोड़ा सा बता दीजिए, तो मैं तो अपना काम कर देता हूं। आप लोग भी जो भी बच्चे देख रहे हैं हमें एक बार दबाकर सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि उन बच्चों को मालूम चल जाए कि मैं लाइव आ चुका हूं। जाहिर सी बात है कि बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन है वो केवल बिहार पुलिस में नहीं सभी एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए आप हमारे साथ जुड़ करके अपने जितने भी एग्जाम हैं उनमें सफलता सुनिश्चित करें। ठीक है, चलिए तो मैंने तो अपना शेयर कर दिया है और आप अपना केयर भी कर लीजिए, यानी आप भी अपना शेयर कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन का हम लोग डीएनए करेंगे। क्या मेरी साउंड क्लियर है? अगर साउंड क्लियर तो बताएंगे। एक बार मैं भी साउंड सुन लेता हूं भैया, क्या साउंड हमारा क्लियर है? क्या मेरा साउंड क्लियर है? जाहिर सी बात है कि बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन है, हाँ चलिए स्मार्ट भी लग रहे हैं और साउंड क्लियर भी है। अब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन सामने आपके सामने ये रहने वाला है। सारे क्वेश्चन का लेवल जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहने वाला है कि भैया पहला क्वेश्चन मैं कौन सा ले लूं, ये ले लेता हूं। ठीक है, ये कर लेता हूं। पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है। सबसे पहले बात होती है खरीफ और रबी की बात होती है कि खरीफ और रबी फसल होते क्या है। तो जिन फसलों को हम लोग बेसिकली ठंड के समय में करते हैं वो रबी फसल होते हैं और जिनको हम लोग गर्मी में करते हैं वो हमारे खरीफ फसल होते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है कि कौन सा जो है वो खरीफ फसल है। तो खरीफ की बात करते हैं तो खरीफ जो गर्मी में होता है और गर्मी में नियर अबाउट हमारा जो होता है कपास, क्योंकि कपास जो होता है वो गर्म जलवायु में ज्यादा अच्छा होता है। और बिहार में इंडिया में सबसे ज्यादा कपास कहां पर होता है? तो इंडिया में सबसे ज्यादा कपास जो होता है वो हमारा कहां होता है? मुंबई। कहां होता है? मुंबई। क्लियर है, मुंबई से ज्यादा कपास हमारा होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यमुना और सोन नदी की विभाजित करता है। सबसे पहले बात देखिएगा यमुना निकलती कहां से। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। यमुना का उद्गम स्थल कौन सा होता है? तो यमुना का जो उद्गम स्थल होता है वो होता है यमुनोत्री ग्लेशियर। क्या होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, यमुना की सहायक नदी कौन सी है? तो इसकी 3 नदी सहायक है। एक है चंबल, दूसरा है बेतवा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया, तीसरा है केन। तो पहले ये तो समझ लिया कि यमुना के 3 सहायक नदी है। सोन की बात करते हैं तो सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक। और अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। सोन के साथ साथ एक निकलती है नर्मदा नदी जो कि इस्च्यूरी बनाती है। क्या बनाती है? इस्च्यूरी बनाती है। और ये कहां गिरती है? तो ये अरब सागर में गिरती है। क्या गिरती है? अरब सी में गिरती है, यानी अरेबियन सी में गिरती है। ये दूसरा है महानदी। क्या है? महानदी। यानी अमरकंटक जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहां पड़ता है अमरकंटक? तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। यहां से हमारी 3 नदियां निकलती हैं जो कि बेसिकली हमारा सोन है, नर्मदा है और महानदी है। ठीक है, अब बात होती है कि यमुना और सोन की बात हो रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यमुना और सोन को 2 भाग में विभाजित करता है। याद रखिएगा, तो विंध्यास के ऊपर से जो है वो सोन निकल जाती है और उसके नीचे से जो होती है वो हमारी विंध्यास के ऊपर से हमारी यमुना निकलती है, उसके नीचे से जो होती है वो सोन निकलती है। यानी विंध्याचल जो है वो 2 भाग में बांट देता है यमुना और सोन को। क्लियर है? ज्ञान पॉइंट, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ज्ञान पॉइंट। ठीक है, तो लगातार सेशन को सभी लोग शेयर करते रहिएगा और केयर करते रहिएगा। कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन को मैं 2-3 तरीके से आपको समझाने का, क्योंकि जाहिर सी बात है ये केवल स्टैटिक जीके नहीं है, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए, और अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो एक बार लिख देंगे सर कि सेशन बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इस्माइली एडिजेस
हेलो सर, हेलो हेलो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शक्तियों के समूह को सामूहिक रूप से धुरी शक्तियों के रूप में जाना जाता है। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो समाज हमारा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? तो 1939 से लेकर 1945। इसका कारण क्या था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण था कि सबसे जो उस समय देश था हिटलर वाला, जर्मनी ने हमला कर दिया था किस देश पर? तो जर्मनी का जो आक्रमण था वो पोलैंड पर हुआ था, और पोलैंड पर आक्रमण के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। पोलैंड पर आक्रमण होने के कारण ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। अब देश दो भाग में बट गया था, एक तरफ 3 शक्तियां और बाकी सारे अलग शक्तियां। तो जो एक्सिस पावर था वो 3 में था, जर्मनी था, इटली था और जापान था। बाद में जर्मनी भी अपना युद्ध को मान लिया भैया हम हार गए, हालांकि सबसे लास्ट में जर्मनी ही माना कि हम युद्ध को हार गए। फिर इटली भी माना कि भैया हमसे गलती हुई, हम युद्ध को हारेंगे और अब मतलब युद्ध आगे नहीं करेंगे। और जापान को तो पता ही है, अमेरिका ने इसके 2 ठिकानों पर बम गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लेता है कि अमेरिका ने जो जापान के हिरोशिमा पर बम गिराया था, उस बम का ऑपरेशन क्या था? तो उस समय जो बम गिराया गया था उसका ऑपरेशन कोड जो था वो था आपका लिटिल मैन था, और जो 9 अगस्त को गिरा उसका तो था वो फैट मैन था। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सर। हिटलर ऐसा क्यों करता है सर? अब हिटलर ऐसा क्यों करता था तो बात की बात है भैया। हिटलर उस समय हिटलर का था कि हम तानाशाह रहेंगे, ठीक है, वो तो अलग था। नेक्स्ट, 15 अप्रैल 1980 को भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो याद रखिएगा, हमारे भारत में राष्ट्रीयकरण जो है, भारत में जो नेशनलाइजेशन है वो 2 बार हुआ था। यानी भारत में सरकारी बैंक का निर्माण जो है वो 2 फेज में हुआ था। पहला जो हुआ था वो 1969 में हुआ था और दूसरा 1980 में हुआ था। इस समय हमारे भारत में 14 बैंक थे, 14 बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया था। और उसके बाद 1980 में कितना किया गया था ये बताइएगा आप लोग। ठीक है, मैं आपको एक बता दिया हूं, एक जो था वो हमारा 1969 में हुआ था 14 बैंक का। दूसरा बताइएगा कितने बैंकों का हुआ था, फटाफट बताइएगा। तो याद रखिएगा, इस समय हमारे 6 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, 6 बैंक का, ठीक है, 6 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था। चलिए, ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध हिटलर के आक्रमण के साथ शुरू हुआ था। देखो, क्वेश्चन आ ही गया कि भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने कहां पर आक्रमण किया था? तो हिटलर ने आक्रमण किया था पोलैंड पर। पोलैंड की अगर मैं बात करता हूं तो पोलैंड की राजधानी पूछ देता है, इसकी राजधानी का नाम है वार्सो। क्या नाम है? वार्सो। ठीक है। फ्रांस की अगर बात करते हैं तो अभी पेरिस ओलंपिक चल रहा है, पता होगा, पेरिस ओलंपिक जो है ओलंपिक अभी हमारा चल रहा है, वो फ्रांस में ही हो रहा है। ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है भैया? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वो वियना है। क्या है? वियना। और हिटलर का जन्म यहीं पर हुआ था, हिटलर का जो जन्म हुआ था वो यहीं पर हुआ था, ऑस्ट्रिया। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण संबंधित है? यानी भारत का ऐसा कौन सा संविधान है जो हमारे जीवन को बचाने के लिए अधिकार देता है, यानी हमारा जीवन हमसे कोई छीन नहीं सकता है। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि हमारे ये क्वेश्चन किस सेगमेंट से है पॉलिटी का। तो ये हमारा क्वेश्चन जो पॉलिटी का है वो हमारे फंडामेंटल राइट से है, और फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे पूरे पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। इसलिए भी क्योंकि फंडामेंटल राइट कितने थे और फंडामेंटल राइट कितने हैं, ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो 7 थे और हमारे अभी 6 हैं। बात करते हैं फंडामेंटल राइट का। फंडामेंटल राइट को आत्मा किसने कहा था संविधान का? तो आत्मा कहने वाले फंडामेंटल राइट को थे B.R. अंबेडकर। किसने कहा था? B.R. अंबेडकर। और बात करते हैं फंडामेंटल राइट कितना था? तो भैया एक था समानता, एक फंडामेंटल राइट हमारा समानता होता है, दूसरा हमारा स्वतंत्रता होता है, तीसरा हमारा शोषण के विरुद्ध बोलना होता है, उसके बाद चौथा हमारा जो होता है वो होता है धार्मिक का, यानी जो धार्मिक स्वतंत्रता होता है, धर्म की स्वतंत्रता होता है, उसके बाद संस्कृति की स्वतंत्रता होता है, और उसके बाद उपचार होता है। क्या होता है? उपचार। तो देखेंगे 6 हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 7वां जो था संपत्ति का अधिकार, इसे ही हटाया गया है, इसलिए 7 से हमारे 6 हो गए। ठीक है। सेशन अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक बार शेयर कर देंगे और थोड़ा सा इमोजी वगैरह बढ़िया वाला भेज देंगे, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन का डीएनए कर रहा हूं, उसके बाद ही आपके आगे लेकर चल रहा हूं। ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि सर ये जो स्वतंत्रता है यही 4 भाग में बटा था, 19 20 21 और 22। तो 19 में होता है बोलने की स्वतंत्रता। बोलने के बाद अगर आपसे कोई अपराध हुआ तो अपराध में आप अपना वकील रख सकते हैं, और अगर आप वकील रखेंगे तो उसको आपके जीवन को बचाएगा, और जीवन को बचाएगा तो आपको जीवन में विशेष कुछ छूट या संरक्षण मिल सकते हैं। ठीक है। चलिए
वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विशालतम कंटेनर पतन है, यानी कौन सा ऐसा हमारा पोर्ट है, बात करते हैं हमारा पोर्ट है जहां पर सबसे ज्यादा कंटेनर उतारे जाते हैं। आपको पता होगा कि हमारे देश में 3 तरह के रास्ते हैं जिससे कि हम यातायात या फिर कह सकते हैं व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं। पहला हमारा रेलवे है, दूसरा हमारा रोडवे है, तीसरा हमारा क्या है, वाटरवेज है। ठीक है, तो रेलवे, रोडवे और हमारा जो वाटरवेज है, सबसे चीप जो होता है वो हमारा वाटरवेज माना जाता है। ठीक है, तो वाटरवेज की अगर बात करते हैं तो सबसे जो हमारा कंटेनर वाला जो पोर्ट है वो कौन सा है, तो सबसे ज्यादा कंटेनर उतारने वाला पोर्ट जो है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जो कि हमारे महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है बिहार पुलिस सिपाही का, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक बार एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज करवा दूं ताकि आपका सारा सेगमेंट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी होती है। अब बात होती है बेरोजगार, देखो बेरोजगार 2 तरह के होते हैं। जैसे कि आप लोग अगर बात करते हैं तो आप लोग बेरोजगार हैं, लेकिन क्या आप लोग बेरोजगार वास्तव में हैं। एक होता है कि आप रोजगार चाह रहे हैं, आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है, किसी प्रकार का, और एक होता है कि हम अभी चाह ही नहीं रहे इसलिए बेरोजगार हैं। तो आप लोग दूसरे वाले सेगमेंट में हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो मैं बेरोजगार हूं, तो कहोगे सर नहीं सर बिल्कुल बेरोजगार नहीं, आप स्टूडियो में आते हैं, इतना बढ़िया पढ़ाते हैं और आपको अच्छा खासा सैलरी मिलता होगा, तो बिल्कुल मिलता है। अब बात यहां पर यह हो रही है कि बेरोजगारी 2 तरह की, वो एक होती है वॉलेंट्री, एक होती है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि हमको जो जॉब चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसलिए हम अभी बैठे हुए हैं, तो हम बेरोजगार कहलाएंगे। दूसरा है कि हमको कोई भी जॉब नहीं मिल रहा है इसलिए बैठे हुए हैं, तो वो इनवॉलंटरी होगा। एक होता है ऐच्छिक और दूसरा होता है अनैच्छिक। तो ऐच्छिक बेरोजगारी आप लोग हैं, यानी अभी आप लोग जो बेरोजगार है वो कौन सा है, ऐच्छिक बेरोजगार है। ऐसा नहीं कि आप लोग बिल्कुल आपकी योग्यता ही नहीं है। अगर बाई मान के चलो कि अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब भविष्य में कभी कभी नहीं हुए 1-8% भी, तो आप लोग इतना है कि अपने सक्षम है कि अपने मेरिट के आधार पर कहीं ना कहीं बढ़िया जगह सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो बेरोजगार हैं वो क्या है, ऐच्छिक बेरोजगारी, और बाकी सारे लोग जो होते हैं वो अनैच्छिक में होते हैं। लेकिन जो हमारे किसान भाई लोग होते हैं वो क्या होते हैं, तो हमारे किसान भाई लोग जो होते हैं बेरोजगार वो क्या होते हैं कि कभी कभी गांव में तो ऐसे भी काम नहीं होता है, और गांव में क्या होता है कि कभी कभी एक ही खेत में जहां 2 लोग की आवश्यकता है, उसी खेत में उस घर के 4 लोग काम करते हैं। तो 4 लोग काम करने की अवस्था में क्या होता है कि 2 लोग को हम बेरोजगार मानते हैं, और उस समय जो वैसी बेरोजगारी होती है उस बेरोजगारी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। सीजनल बेरोजगारी क्या होती है ये भी समझ लीजिएगा। जैसे कि गांव में क्या होता है कि किसान या फिर मजदूरों को 2 टाइम खेत में रोजगार दिया जाता है, एक फसल बोने के टाइम, दूसरा फसल काटने के टाइम। तो मौसम के जाने से जो बेरोजगार जो बेरोजगार हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा होता है स्ट्रक्चरल बेरोजगारी। ये एग्जाम का ये बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि स्ट्रक्चरल बेरोजगारी क्या है। तो आपको पता होगा अभी के समय में जो व्यक्ति कंप्यूटर नहीं चलाना जानता है, क्या उसको प्राइवेट में भी कहीं जॉब मिल सकता है, तो कहोगे सर बिल्कुल उसको नहीं मिल सकता है, क्योंकि अब स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। पहले सारा काम लिखा पढ़ी हाथों से होता था, अब वो सारा काम हमारा टाइपिंग से हो रहा है, जो थंबनेल बन रहा है वो ये बन रहा है। तो आने वाला समय जो है वो हमारा एआई का दौर आने वाला है। तो एआई के दौर में अगर कोई व्यक्ति स्ट्रक्चर से वेल नोन नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो बेरोजगार हो जाएगा, और वैसे बेरोजगार को क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। क्लियर है। उसके बाद होता है सीमांत बेरोजगारी, मार्जिनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो पता ही है कि जो आप चाहते हैं जिस लेवल का सैलरी वो आपको नहीं मिलता, तो क्या है आप मार्जिनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जैसे बीटेक करके अगर 50,000 कमा रहे हैं, बीटेक करके 20,000 कमा रहे हैं, तो क्या है मार्जिनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं 86वें संशोधन अधिनियम को कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि मौलिक कर्तव्य हमारे कितने हैं। तो मौलिक कर्तव्य हमारे 11 हैं। कितने हैं, 11 हैं। और इनके लिए कौन सी समिति बनाई गई थी ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के लिए स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह। और इसको जो हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य को भारत में 42वें संशोधन के दौर में जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था। लेकिन जो 86वां संशोधन हुआ था उसके तहत क्या किया गया था कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की गई थी। यानी 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को वार्ड की शिक्षा का अवसर प्रदान करना होता है। क्लियर है, क्लियर है। आप लोग देख रहे होंगे सारा क्वेश्चन को कैसे मैं एक एक करके पहले समझा रहा हूं और फिर आपको यहां पर सारे सेगमेंट को बता रहा हूं। साथ ही मैं एक और भी चीज कहना चाहता हूं कि बहुत जल्द जो है मैं आप लोग को पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी सारा सेगमेंट का चैप्टर पढ़ाना शुरू करता हूं। क्योंकि जाहिर सी बात है आपका बिहार सिपाही हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास कोई
जो है वो कहीं ना कहीं दूर दूर तक कोई अवसर नहीं दिखेगा। तो आप लोग आने वाले बिहार पुलिस सिपाही के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इसी यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म 1.0, जहां पे मैं आपको सारा सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा के उसको प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। ठीक है, तो जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं वहां पर देख करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके लिए आपको कोई फीस नहीं देना है। नेक्स्ट बात करते हैं, रुद्राराम और चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन संबंधित है? पता होगा हमारे पटना में चुन्नीलाल मेगा मार्ट है, चुन्नीलाल मेगा मार्ट है। तो चुन्नीलाल और रुद्राराम जो है वो किससे जुड़े हुए हैं? तो ये दोनों के दोनों किसान आंदोलन जो किने थे वो दबदा, जिसको बोलते हैं डाबड़ा नरसंहार से ये दोनों जुड़े हुए थे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो शायद जो है वो आप लोग को पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन आप लोग जल्दी कोई किताब में मिलता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात, भारत के संविधान का अनुच्छेद समान नागरिक संहिता, जिसको आप लोग बोलते हो सिविल कोड ऑफ कंडक्ट, सिविल कोड ऑफ कंडक्ट यानी सबके लिए कानून एक समान, वो 44, याद रखिएगा। 44 के लिए क्या है कि हमारे देश का अमीर हो या फिर हमारे देश का गरीब हो, सबके लिए समान जो होगी वो क्या होगी? कानून। यानी एक अमीर अपराध करेगा तो उसको भी सेम सजा, और एक गरीब अपराध करेगा तो उसको भी सेम सजा। ये हमारे देश का सिस्टम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से तुर्की की मुद्रा क्या है? सबसे पहले याद रखिएगा, तुर्की देश की राजधानी क्या है? पहले रखिएगा, तुर्की की राजधानी क्या होती है, यह रखिएगा। तुर्की की राजधानी की मैं बात करता हूं तो इसकी राजधानी होती है, तुर्की की राजधानी होती है अंकारा। क्या होता है? अंकारा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और तुर्की की जो मुद्रा होती है उसको बोलते हैं लीरा। क्या बोलते हैं? लीरा। ठीक है, लीरा। नेक्स्ट बात करते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किस सिद्धांत पर आधारित थी? यानी सबसे पहले समझिएगा, अमेरिका जो है वो विश्व का पहला लोकतांत्रिक देश है, विश्व का पहला, याद रखिएगा। अमेरिका विश्व का पहला डेमोक्रेटिक कंट्री है। यह भी आपसे एग्जाम में पूछता है कि विश्व का पहला डेमोक्रेटिक कंट्री कौन है? तो अमेरिका है। और यह कब हुआ था लोकतांत्रिक? 1787। लेकिन अमेरिका पहले स्वतंत्र हुआ था, और स्वतंत्र जो हुआ था वो किसके बलबूते? तो यह बोला था कि हम सभी नागरिकों को अधिकार देंगे तभी जाकर हम आजाद कहलाएंगे। यानी आजादी का जो है वो सही मतलब नागरिकों के अधिकार से बनता है। कोई भी देश आजाद तब होता है, स्वतंत्र तब होता है जब वो अपने नागरिकों को अधिकार देता है। जैसा कि हमारे भारत में नागरिक को अधिकार दिया गया है, उसी अधिकार को हम लोग मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद निम्नलिखित में से कौन सा नया देश नहीं बनाया गया था? यानी कहने का मतलब है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश नहीं बनाया गया? तो प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर के 1918। यह हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, पता होगा आप लोग को। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश नहीं बनाया गया? प्रथम विश्व युद्ध के बाद इनमें से कौन सा नया देश नहीं बनाया गया था? तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, किसकी राजधानी याद रखिएगा? तुर्की की राजधानी, जस्ट मैंने बताया है। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जहां पर अभी ओलंपिक चल रहा है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो फिनलैंड की राजधानी होती है हेलसिंकी। क्या होता है? हेलसिंकी। यूएसएसआर का तो पता ही है, अब ये रसिया हो गया है। यूएसएसआर जो है वो अब ये रसिया हो गया है, और रसिया की राजधानी मॉस्को हो गई है। और बताइएगा इनमें से कौन सा जो है वो 2018 के बाद देश नहीं बनाया गया था? बताइएगा कौन सा इसमें से देश है जो 2018 के बाद नहीं बनाया गया था? फटाफट बताइएगा कौन सा देश जो है 2018 के बाद नहीं बनाया गया था? सभी लोग से बताते हैं, इसका आंसर कीजिए सभी लोग फटाफट। जितने बच्चे हैं, सभी जितने बच्चे हैं फटाफट इसका आंसर करेंगे फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। देखते हैं कौन बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। याद रखिएगा इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। प्रथम युद्ध के बाद जो है वो कौन सा देश नहीं बनाया गया था? तो ये हमारा देश जो है फ्रांस। यानी फ्रांस हमारा पहले ही बना हुआ था, ये बाद में नहीं बना था, ये पहले ही बना हुआ था। ठीक है, ठीक है, चलिए क्लियर है। सिस्टम अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक बार दबा करके शेयर करेंगे और लिखेंगे। कमेंट बॉक्स कम से कम एक बार हिलना चाहिए, और जितना व्यू है उतना लाइक तो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी को संभाला, और उसका नाम बदलकर क्या होता है? हिटलर की सबसे पहले बात करते हैं कि इसका पार्टी का सिंबल क्या था।
इसका जो पार्टी का जो सिंबल था, जैसे कि बीजेपी का कमल है, तो इसका पार्टी का सिंबल था नाजी, क्या था, स्वास्तिक, क्या था, स्वास्तिक। ये आपको पता होगा, हम लोग बनाते हैं। ये इसका स्वास्तिक जो है, स्वास्तिक जो है, ये इसका सिंबल था पार्टी का, जर्मन वर्कर्स पार्टी। और जर्मन वर्कर्स पार्टी को उसने क्या नाम दे दिया था, तो इसने कहा था कि जर्मन जो है एक राष्ट्र होगा जो कि अपने ही समाज के बारे में सोचेगा, और बाकी हूबहू उसी पार्टी को ऐड कर दिया, यानी जर्मन वर्कर्स पार्टी के आगे क्या जोड़ा, राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन वर्कर्स पार्टी। क्लियर है, क्लियर है। समझ में अगर आ रहा होगा सेशन तो थोड़ा दबा करके एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी ग्रुप में, और एक बार लिख दीजिएगा कि आपको सेशन समझ कैसे आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपके संडे को भी देखिए, अगर मैं आपके सामने अगर आकर बोल रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि अपना संडे कहीं ना कहीं अपना संडे जो है वो आप लोग के नाम कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग मुझे क्या जरूरत है वो भी देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अवनी लेखरा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। अवनी लेखरा की अगर बात करते हैं कि अवनी लेखरा जो है वो किससे है, तो अवनी लेखरा इसमें से किसमें है, बैडमिंटन है, टेनिस है, शूटिंग है, तीरंदाजी, बताइएगा अवनी लेखरा किससे संबंधित है, फटाफट। अवनी लेखरा का संबंध किससे है बताइएगा, अवनी लेखरा किससे है, तो आपको याद रखिएगा अवनी लेखरा की बात होती है तो वो हमारी शूटिंग से है, और शूटिंग का सबसे जो बेताज बादशाह थे वो अभिनव बिंद्रा के, आप लोग पता होगा, अभिनव बिंद्रा का आप लोग नाम सुने होंगे, अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा शूटिंग के बेताज मास्टर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस सब्जी या फल में आर्द्रता की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसको स्टार लगा लो, क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा तो छपेगा। यानी किस ऐसा कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसमें सबसे ज्यादा नमी होती है। नमी का मतलब होता है उस फ्रूट्स को हम लोग गर्मी में प्रीफर करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको पता होगा गर्मी का एक ऐसा समय होता है जब हमारे बॉडी से ज्यादा पानी निकलता है, या तो भाप के रूप में या तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप में, ठीक है। तो उस समय क्या होती है, डॉक्टर भी कहता है कि अपने बॉडी को जो हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि गर्मी ज्यादा होने से हमारा बॉडी क्या होता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, हमारे शरीर से पानी का मात्रा कम होने के कारण हमारा शरीर सुस्त पड़ जाता है। तो गर्मी में कौन सा ऐसा फल है जो डॉक्टर सबसे ज्यादा कहता है खाने के लिए। इसमें से 4 ऑप्शन है, बताइएगा, आप खुद बताइएगा, तब बताइएगा उसमें नमी क्यों ज्यादा होगी। क्योंकि जाहिर सी बात उस फल को खाएंगे तो उसमें नमी ज्यादा होगी, और नमी ज्यादा होगी तो हमारा शरीर जो है वो हाइड्रेटेड रहेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है, क्या आप लौकी खाते हैं, क्या आप खरबूजा खाते हैं, या तरबूजा खाते हैं, या फिर लौकी खाते हैं। तो सर लौकी में तो उतना होता नहीं है, राख लौकी में होता नहीं है। आपको 2 ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इन दोनों में से कि कौन सा आंसर होगा। तरबूजा, विशाल कुमार ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया कि सर तरबूजा जो है वो हमारा तरबूजा जो है वो हमारा गर्मी का साथी है। और गर्मी साथी क्यों भैया, क्योंकि तरबूजा में सबसे ज्यादा नमी होती है जो हमारे बॉडी को हाइड्रेट रखती है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति वफादार होते हैं या फिर किसके लिए उत्तरदायी होते हैं। समझिएगा मंत्री परिषद होता क्या है, मंत्री परिषद होता क्या है। मंत्री परिषद की बात करते हैं कि मंत्री पहले सांसद रहता है, क्या रहता है, सांसद रहता है। तो सांसद रहेगा तो सांसद जो है वो व्यक्तिगत रूप से ये सांसद है। सबसे पहले कोई भी जीतने के बाद क्या बनता है, तो सांसद बनता है। क्लियर है, और सांसद के बाद उसको मंत्री बना देते हैं, ठीक है। तो मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति होंगे और व्यक्तिगत रूप से, तो जाहिर सी बात है व्यक्तिगत रूप से किसके लिए होगा, तो संसद। और वही मंत्री परिषद अगर सामूहिक की बात करते हैं कि समूह में किसके लिए रहेंगे, तो समूह में जो होते हैं वो हमारे किसके लिए होते हैं, लोकसभा के लिए होते हैं, पार्लियामेंट्स के लिए होते हैं, या फिर तो बोल दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए होते हैं, क्योंकि मंत्री परिषद जो होते हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सलाह देते हैं किसी भी राजनीतिक मामले में। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत। हाँ, यहां पर राष्ट्रपति नहीं होगा, सॉरी, यहां पर राष्ट्रपति नहीं होगा, यहां पर होगा पार्लियामेंट और लोकसभा दोनों दे रखा है यहाँ, ये तब सही है, क्योंकि पार्लियामेंट का मतलब जो होता है वो लोकसभा और राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति होता है, प्लस राष्ट्रपति होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। एक क्वेश्चन मैं देख रहा था जिसमें बोला था कि संसद का मतलब क्या होता है। ऑप्शन में था लोकसभा था, राज्यसभा था, लोकसभा राज्यसभा था, राष्ट्रपति था। तो याद रखिएगा संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी होते हैं, क्योंकि बिना राष्ट्रपति का संसद अधूरा होता है, क्योंकि संसद का पहला जो संबोधन होता है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। इवन की संसद से कोई भी बिल पारित होता है तो उस पर पूर्णतः जो है वो अंतिम अपना सिग्नेचर जो है वो राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद का हिस्सा होते हैं, और बाकी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं, ठीक है। चलिए, वेरी गुड।
वेरी गुड, खान सर का लाडला आ गया, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पटना हाईकोर्ट जो है वो हमारे पटना में बना था 1916 में, और समझ सकते हो 1916 का दौर क्या था, उस समय से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो चल ही रहा था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। इसी के बीच जो हमारा पटना हाईकोर्ट बना था। समझ लो, एक तरफ जब पूरा विश्व युद्ध हो रहा था उस समय पटना हाईकोर्ट की स्थापना हो रही थी। तो ये हमारे भारत के लिए गर्व की बात है कि हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो है वो हमारा पटना हाईकोर्ट बन गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग अधिकतम राज्यों को जोड़ता है, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जो, कौन सा ऐसा नेशनल हाईवे है जो मैक्सिमम स्टेट को जोड़ता है, या फिर सबसे लंबा कौन सा है। तो जाहिर सी बात है जो सबसे लंबा रहेगा एनएच, वही सबसे अधिक राज्यों को जोड़ेगा। सिंपल सी बात है भैया, अधिक राज्य अगर कोई जोड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सर वो सबसे लंबा है, और सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है अभी फिलहाल ऑप्शन में से क्या है, NH-44 है, NH-44 है। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा दबा के शेयर करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास लगातार जो है वो बेहतरीन क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया था। अब अंतरिम सरकार क्या होती है, देखिएगा, एक होता है सरकार और एक होता है अंतरिम सरकार। याद रखिएगा, एक होता है सरकार और एक होता है अंतरिम सरकार। हमारे यहाँ अंतरिम बजट भी होती है, समझिएगा। आप लोग देखे होंगे भारत में इस बार अंतरिम बजट प्रस्तुत हुआ था। अंतरिम बजट 2 बार आया था। अंतरिम बजट क्या होता है, जब भी सरकार का आखिरी कार्यकाल होता है, सरकार का आखिरी कार्यकाल, जैसे कि अगर बात करते हैं, समझिएगा, अभी मोदी जी का चुनाव हुआ है, अभी मोदी जी हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री बने हैं, कौन सा चल रहा है, 24। अब 24 में तो बजट जो बना था तो 2 बार बजट बना, एक चुनाव से पहले का बजट, दूसरा चुनाव के बाद का बजट। चुनाव का बाद का बजट ये फाइनल बजट है, लेकिन चुनाव के पहले का बजट जो था इसको हम लोग बोलते हैं अंतरिम बजट। अंतरिम बजट का मतलब होता है अस्थायी, यानी जो आपको बोला गया है वो बातें पूर्ण रूप से सही हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है। लेकिन अभी जो बजट आया है 31 जुलाई को जो बजट हमारे यहाँ आया है, तो उसमें जो बजट की बात कही गई थी, उस बजट में जो बात कही गई है वो आपको पूरे 1 साल देखने को मिलेंगी। तो जब भी किसी सरकार का आखिरी कार्यकाल होता है या आखिरी महीना होता है, तो उस समय जो सरकार अपना अंतिम बजट बनाती है, जो कि देश को संबोधित करती है, क्योंकि उसके बाद चुनाव आने वाले होते हैं, तो उस बजट को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरिम बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतरिम बजट बोलते हैं। और इसी तरह सरकार की बात होती है कि सरकार से पहले जो टेम्पोररी सरकार बनी थी हमारे भारत में, उस सरकार को बोलते हैं अंतरिम सरकार। और अंतरिम सरकार में मुसलमानों को कब जोड़ा गया, तो मुस्लिम के सबसे बड़े एकता जो थे वो गांधी जी थे। इसका लॉजिक दिखेगा, मुस्लिम को सबसे बड़े भारत में एक करने वाले गांधी जी थे, और गांधी जी का जन्म किस महीने में हुआ था, अक्टूबर में, इसलिए 13 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग जो थी वो अंतरिम सरकार का हिस्सा बनी थी। क्लियर है। अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा दबा के शेयर करें। ठीक है, चलिए, भारत में प्रसारित होने वाला पहला रेडियो स्टेशन कौन है। यह क्वेश्चन 2 बार आया था। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि भारत ने बिहार में सबसे पहले जो है वो रेडियो कहां पर प्रकाशित हुआ था। हमारा बिहार, याद रखिएगा, हमारे बिहार में अभी कितने जिले हैं, बहुत लोगों को यह भी पता नहीं होगा, बहुत लोग को नहीं पता। मतलब ऐसा नहीं कि आपको पता है तो सर सबको पता होगा, ऐसे भी लड़के हैं। मैंने ऑफलाइन में जब बच्चे में पढ़ाया था, खासतौर पर लड़कियों से मैंने पूछा था कि भैया बताना बिहार में भी कितने जिले हैं, तो बिहार में जिलों की संख्या वो बोलती है 36, 37। आप लोग जरा बताइएगा बिहार में भी वर्तमान में कितने जिले हैं, और अगर आप जिस जिले का नाम बता सके, नंबर ऑफ जिले इतने हैं, तो सबसे नया जिला कौन सा है ये भी बताइएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब बात हो रही है कि सर बिहार में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण कहां पर शुरू हुआ था। तो भारत में तो मैं बताऊंगा ही, बिहार में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण जो हुआ था वो मुजफ्फरपुर में हुआ था। कहां हुआ था, मुजफ्फरपुर में सबसे पहले बिहार में रेडियो का प्रसारण हुआ था। और अगर बात करते हैं यहां पर, तो भारत में सबसे पहले रेडियो कहां पर आया था, तो याद रखिएगा ऑल इंडिया रेडियो जो है वो हमारा मुंबई में आया था, यानी रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। सबसे पहले बॉम्बे में हमारा रेडियो आया था, क्योंकि बॉम्बे जो है वैसे भी माया नगरी है और वहां पर रेडियो लाना जरूरी भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वेरी गुड।
फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत से पहले अंतिम शासक कौन थे? यहां से दो क्वेश्चन बनता है। पहले की बात होती है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, यह भी क्वेश्चन पूछता है। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत जो है यानी फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। और दूसरी, उस समय राजा कौन थे? तो उस समय फ्रांस के राजा जो थे उनका टाइटल था लुइस। क्या नाम था? लुइस नाम था। इनका टाइटल था लुइस और वो लुइस के 16वें राजा थे। इसीलिए 16वें को क्या बोलते हैं? 16 बोलते हैं। यानी हमारा आंसर हो जाएगा लुइस 16। क्या हो जाएगा? लुइस 16। क्लियर है? अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार दबा करके शेयर करें और थोड़ा दिल वगैरह इमोजी वगैरह भेजते रहें। बिल्कुल जो है वो चैट बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए। हाँ, जो बच्चे ये सेशन को देख रहे हैं उनको बता देना चाहते हैं कि जस्ट इसके बाद जो है वो हमारा एक एग्जाम एनालिसिस वाला सेशन होगा, जिसमें वैसे बच्चे जिस बार आज बिहार पुलिस का एग्जाम देने गए हैं, जो कि हमारे बहुत सारे बच्चों का सेंटर पड़ा है, तो उन बच्चों का एग्जाम में जो सेंटर पड़ा है वो बच्चे एग्जाम देकर आएंगे तो हमें बताएंगे। तो वो सेशन में आप जुड़िएगा जिसमें सारे क्वेश्चन को हम लोग एक करके देखेंगे। इससे आपका जो आने वाला एग्जाम है वो काफी जो है इंटरेस्टिंग हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ताकि आप उन सेक्शन को देख लें जो सेक्शन अभी आप नहीं देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मोतीलाल नेहरू या फिर सीआर दास ने किस आंदोलन के दौरान अपनी कानूनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी? यह क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। सीआर दास की अगर बात करते हैं तो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने मिलकर के भारत में एक पार्टी बनाई थी। ठीक है, किस आंदोलन के दौरान अपनी पार्टी छोड़ दी थी? तो याद रखिएगा, इन्होंने गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान दिया था। और जब गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरुआत किए थे, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1920 में शुरुआत था। और 1920 में ही मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने इनके सपोर्ट में जो था अपनी कानूनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। और कानूनी प्रैक्टिस छोड़ने के बाद 1922 तक ये क्या चला था? 1922 तक हमारा असहयोग आंदोलन चला था। और उसके बाद इन्होंने 1923 में यही दो व्यक्ति मिलकर के 1923 में अपना खुद का एक पार्टी बना लिया, जिसका नाम हुआ स्वराज पार्टी। क्या नाम हुआ? स्वराज पार्टी। क्योंकि गांधी जी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन तो वापस ले लिया। और गांधी जी ने कहा था कि यह असहयोग आंदोलन हमारे भारत की आजादी की नींव बनेगी। और नींव यानी किसी को अंगिया देके बेजिया गायब कर दोगे तो इंसान कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। जैसे मान लो हम आपको बुला रहे हैं कि आओ हमारे स्टूडियो में खाना पीना रहेगा, और तुम स्टूडियो में आ गए और खाना का व्यवस्था नहीं है, तो कहोगे ना कि अभिषेक से बुलाएं भी और पूछेंगे तो भाई कहीं ना कहीं देखेंगे। तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों व्यक्ति सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने गांधी का समर्थन इसलिए कि गांधी जी भैया काफी अच्छे ब्यूरोक्रेट्स थे और समाज का भी इनको ज्ञान था। इन्होंने कहा कि भैया असहयोग आंदोलन के माध्यम से हमारा देश जो है वो आजादी की नींव रखेगा। लेकिन बाद में ही बीच में चौड़ी चौड़ा कांड होने के कारण गांधी जी दुखी होकर के असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। अब देश का कोई नेतृत्व करने वाला था नहीं और चौड़ी चौड़ा हत्याकांड में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसको लेकर के देश के लीड करने के लिए कहा गया कि नहीं, कि अब अंग्रेजों से अगर लोहा लेना है तो ये असहयोग से कुछ नहीं होने वाला है, इनका सिस्टम का हिस्सा पड़ना पड़ेगा। और सिस्टम का हिस्सा जो है वो पार्टी के माध्यम से बनना पड़ेगा, अपनी पार्टी खुद बनानी पड़ेगी। और तब जाकर के सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने एक स्वराज पार्टी का गठन किया। और ये स्वराज पार्टी जो है वो सबसे ज्यादा सीट लेकर आई थी और इसने 7 साल सरकार भी चलाई। तब जाकर के हमारे देश को एक अलग राजनीतिकरण वो समझ में आया लोगों को। ठीक है, चलिए, अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा दबा के शेयर करें। ये सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना तो ये सारे सेशन करवाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोर्ड पर देखिए, तब तक थोड़ा मैं पानी वगैरह पी लेता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक कृषि का एक प्रकार नहीं है? समझिएगा, भारत में व्यावसायिक कृषि करने वाले किसानों की संख्या कम है। कम है क्यों? क्योंकि भारत एक गरीब देश है। यहां पर किसान के पास उतने ना तो ऑप्शन है, मतलब संसाधन है जिसके आधार पर वो व्यावसायिक कृषि कर पाए। और दूसरा सबसे बड़ी कि हमारे किसान जो है वो अशिक्षित है। अमेरिका का एक किसान जो है वो एक बार में कह सकते हैं 20 बीघा खेती अकेले करता है। लेकिन हमारे यहाँ अगर 20 बीघा किसी का है तो ओकरा में कम से कम 20-40 गो आदमी एनी टाइम लगल रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ संसाधन की कमी है। दूसरा, हमारे यहाँ खेतों में कौन सा समय में कौन सा दवाई छींटना है ये हम आज भी पूछते हैं। लेकिन अमेरिका के किसान जानते हैं, वो लोग पढ़े लिखे होते हैं कि ऐसा बीज है तो क्या करेंगे, ऐसा होगा कैसे तो क्या करेंगे। ठीक है, तो हमारे देश में जो
व्यवसाय किसी कौन सा नहीं है, तो व्यवसाय कौन सा है? दूध से पैसा कमाते हैं जिससे व्यवसाय होता है, यानी कृषि जब व्यवसाय बन जाए जिससे हमारा पैसा आए वो कृषि होता है। ठीक है, तो दूध से पैसा आता है, बिल्कुल। क्या अनाज का आता है? बिल्कुल। क्या हमारे पशुपालन से आता है? बिल्कुल। क्या सघन निर्वाह कृषि से आता है? तो नहीं। जिससे जीवन व्यापन हो सके, जो सिर्फ जीने के लिए खेती करे, जीने के लिए खेती, जीने के लिए जो खेती करे, जो जीने के लिए खेती करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सघन निर्वाह कृषि बोलते हैं, जो जीने के लिए खेती करता है और उससे हमारा कोई कमाई नहीं होता है। जैसे कि मान लो 4 कट्ठे का प्लॉट है, तो 4 कट्ठा में वो इतना ही अनाज अपनाएगा, मतलब उपजाएगा, जिससे वो अपने साल भर अपने और परिवार का पेट भर सके। क्लियर है? क्लियर है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आपके सामने सेशन, नेक्स्ट सेशन बताइएगा। भारतीय संविधान की बात करते हैं। भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श क्या है? लोक हितकारी समझिएगा, एक बार जरा चीजों पर गौर कीजिएगा, अगर गौर नहीं करें तो गौर कीजिएगा। भारत में सभी राज्य तो एक साथ ही आजाद हुए थे, कहो हाँ या ना? कहोगे सर बिल्कुल हाँ या बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हैं। 47 में पूरा देश आजाद हुआ, तो उसमें जितने भी राज्य थे सब आजाद हुए। लेकिन अभी के समय में 2024 की बात करते हैं तो भारत में बिहार एकदम गरीबों का राज्य बन गया, दिल्ली अमीरों का राज्य बन गया, मुंबई अमीरों का राज्य बन गया, गुजरात व्यावसायिक का राज्य बन गया। लेकिन बिहार क्यों पीछा हुआ? बिहार के पीछे होने के सबसे बड़ी कारण है बिहार के राजनीति और बिहार के नेता। बिहार का नेता और बिहार का राजनीति बिहार को पीछे किया हुआ है। क्यों? चूंकि बिहार में या फिर किसी भी राज्य में जब तक उस लोक हितकारी राज्य का आदर्श नहीं अपनाएंगे तब तक वो राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। यानी जब तक हमारे राज्य की राजनीति स्वच्छ नहीं होगी, जब तक हमारे राज्य में एक सरकार नहीं होगी, एक सरकार का मतलब होता है एक पार्टी की सरकार नहीं होगी, और जब तक हमारे राज्य में शिक्षा का माहौल नहीं होगा तब तक हमारे राज्य में लोक यानी लोगों का हित नहीं होने वाला है। यहां अगर हित हो रहा है तो केवल एक व्यक्ति, एक जाति विशेष का, ना कि सर्वलोक का। आप लोग देख रहे होंगे पिछले 20 सालों से बिहार के हालात क्या हैं, बिहार में किस तरह से पार्टियों का शरण चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर बात हो रही है कि डीपीएसपी जो है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डीपीएसपी, डीपीएसपी में जिक्र किया जाता है लोक हितकारी राज्य बनाने का। और डीपीएसपी को अगर कोई राज्य लागू नहीं करता है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई राज्य आपका मौलिक अधिकार आपसे छीने तो आप उस राज्य के हाई कोर्ट में जा सकते हैं या फिर देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के अधिकांश भाग में वर्षा होती है, आपको पता होगा मॉनसून हमारे भारत में अभी आ चुकी है और पटना से लेकर के बिहार के सब राज्य में मॉनसून होती है। तो भारत में अधिकांश राज्य में वर्षा कब होती है? तो भारत में अधिकांश जो वर्षा होती है वो जून से लेकर सितंबर तक चल रही है। यानी अभी हमारे बिहार की अगर बात करते हैं तो अभी बिहार में 2 महीना बारिश होगा, अगस्त भी होगा और अगस्त के साथ साथ सितंबर भी होगा। ठीक है, सबसे पहला भारत में मॉनसून कहां आता है? तो सबसे पहला भारत में मॉनसून जो होता है वो केरल में आता है। किसमें आता है? केरल में आता है। क्लियर है, सबसे पहले मॉनसून केरल में आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इस क्वेश्चन को आप आंसर दीजिए, तब तक मैं थोड़ा चाय पी लेता हूं, देखता हूं सारे बच्चे आप लोग एंजॉय कर रहे हैं घर पर बैठ के। चलिए तो बात करते हैं, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है? सबसे पहले नीति आयोग का फुल फॉर्म समझिएगा। नीति आयोग कब बना? नीति आयोग बना कब, ये समझिएगा। तो नीति आयोग जो है वो 1 जनवरी 2015 को बना, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होता है? तो नीति आयोग के जो भी अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये भी पूछ लेता है, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। नीति का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति का फुल फॉर्म होता है। अब बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन होता है भैया? तो नीति हमारा थिंक टैंक है, ये दोनों क्या है? थिंक टैंक है। मुख्य आर्थिक सलाहकार भी नहीं करता है, वित्त मंत्री हमारी इकोनॉमिक सर्वे करती हैं। और इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो कब होता है? तो बजट बनने से पहले होता है, जिसमें यह मालूम चलता है कि किस चीजों का रेट बढ़ाना है, किस चीजों का रेट घटाना है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इस क्वेश्चन को प्रथम उपराष्ट्रपति की जगह एक और भी कर सकते हैं, प्रथम उपराष्ट्रपति की जगह इसे प्रथम राज्यसभा, इसे प्रथम राज्यसभा सभापति भी कह सकते हैं। हाँ या ना? तो कहोगे बिल्कुल सर, राज्यसभा का पहला सभापति ही, राज्यसभा का सभापति ही हमारे देश में क्या बनता है, तो राष्ट्रपति के बाद जो दूसरा व्यक्ति होता है उपराष्ट्रपति ही बनता है। तो देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग 5 सितंबर को क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस, जो कि बहुत जल्द आने वाला है 5 सितंबर। क्लियर है? 5 सितंबर। क्लियर है? अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इसमें सारे के सारे आपके बिहार पुलिस के मैराथन अंक के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, जो कि PYQ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्यूट हिंदू। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु के होने वाली वर्षा का उत्तरदायी है। आपको पता होगा भारत में किस राज्य में ठंड में वर्षा होती है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है बताइएगा, भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहां ठंड में वर्षा होती है, बताइएगा तो फटाफट, कौन सा ऐसा भारत का राज्य जहां ठंड में वर्षा होती है। क्यूट हिंदू के नाम से कोई आई है, चंपा रॉय आई है, चंपा आई है, चंपा राय। आप नाम चेंज करके आई हैं, कभी क्यूट हिंदू बन जा रही हैं, कभी चंपा राय बन जा रही हैं। ठीक है, एक नाम रखिए, क्योंकि एक नाम और एक पहचान जीवन भर रहनी चाहिए इंसान का। ठीक है, बताइएगा भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहां पर ठंड में वर्षा होती है। तो भारत में एक ही राज्य जहां पर ठंड में वर्षा होती है मैक्सिमम, वो राज्य हमारा है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में ठंड में वर्षा होने का कारण क्या है, तो हमारे भारत में मानसून होने का भी, मानसून आने का भी ये भी कारण है। ये भी क्वेश्चन पूछा था, भारत में मानसून किसके प्रभाव से आता है, तो भारत में मानसून जो है वो पश्चिमी विक्षोभ से आता है, पश्चिमी विक्षोभ से आता है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से होता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, साउदर्न स्टेट तमिलनाडु। वेरी गुड क्यूट हिंदू। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था। पहले ये बताइए, मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं, इसकी क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक कर्तव्य अभी कितने हैं, ये कौन मुझे बताएगा, बताइएगा। क्यूट हिंदू बताइएगा, तमिलनाडु, हाँ, कोरोमंडल तट पर। वेरी गुड। आप ये बताइए मुझे, क्यूट हिंदू, ये बताइए कि अभी मौलिक कर्तव्य हमारे भारत में कितने हैं, ये बताइएगा। मौलिक कर्तव्य हमारे भारत में कितने हैं, इसका आंसर आप मुझे बताइए, तब माने कि हाँ सर थोड़ा सा आप लोग को नॉलेज है और इस बार क्रैक आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग ये बताइएगा आप लोग का एग्जाम कब है। चलिए, तो बात है कि भैया मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, तो मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। और भारत में सबसे पहले मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 1976 में, और 1976 में जो संशोधन हुआ था उस संशोधन का नाम क्या था, 42nd। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। वेरी गुड। 11। किस तारीख को अमेरिका ने हिरोशिमा पर पहला बम गिराया था? याद रखिएगा, हिरोशिमा और एक था नागासाकी, नागासाकी। तो हिरोशिमा पर 6 तारीख को, ये 9 तारीख को, और दोनों के दोनों कौन था, 6 तारीख और 9 तारीख कौन था, अगस्त था या जुलाई था, ये बताइएगा। 6 तारीख था, अगस्त या जुलाई था, तो याद रखिएगा अगस्त का महीना था। यानी आज की बात करते हैं तो 6 अगस्त को था हिरोशिमा और 9 अगस्त को था नागासाकी। हिरोशिमा का जो ऑपरेशन नाम था, क्या नाम था, हिरोशिमा का जो ऑपरेशन जिस पर वो बम गिराया था, ऑपरेशन का नाम क्या था, तो इसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? इसका नाम था लिटिल बॉय। और इस ऑपरेशन का नाम क्या था, तो इसका ऑपरेशन जो था, जो 9 तारीख को, जो 9 अगस्त को आया था, इसका था फैट मैन। क्या नाम था? फैट मैन। ये भी याद रखिएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? सेशन अगर अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को लाइक करेंगे, और जीएस ऑल गुरु को आप लोग टैग कर लेंगे अपने दोस्तों को, जितना भी आपका ग्रुप है। ठीक है, ताकि आप लोग को सेशन मिलता रहे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत में संविधान बनकर तैयार हुआ था, इस दिन संविधान हमारा तैयार हुआ था, तैयार 1949 को हुआ था, लेकिन हमारे देश में 26 तारीख को, 26 जनवरी को हमारे देश में लागू हुआ था। अब कोई मुझे ये बताएंगे लागू होने का कारण क्यों था, जब संविधान तैयार हो ही गया था तो भैया लागू क्यों हुआ था। ठीक है, फैटमैन फैटमैन फैटमैन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लॉयल बॉय। नेक्स्ट बात करते हैं, तो उस दिन लागू इसलिए हुआ था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले मनाया था आजादी दिवस। तो 26 जनवरी को याद करने के लिए, 26 जनवरी को याद करने के लिए हमने 26 जनवरी को संविधान लागू किया था। ठीक है, चलिए
भारतवर्ष में अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहां है? वैसी पानी जिसमें सबसे ज्यादा सॉल्ट की मात्रा है, तो सॉल्ट वाला सबसे ज्यादा सांभर होता है। सांभर कहां होता है? तो हमारा राजस्थान होता है। चिलिका कहां पड़ता है? तो उड़ीसा पड़ता है। लोनार कहां पड़ता है? तो हमारा महाराष्ट्र पड़ता है। लोनार हमारा महाराष्ट्र, और लोनार हमारा एक क्रेटर झील है। क्या नाम है? भारत का एकमात्र क्रेटर झील, क्रेटा झील। ठीक है। वुलर की बात करते हैं तो वुलर कहां पड़ता है? तो जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, वुलर झील। ठीक है। नेक्स्ट, नेपिदाव निम्नलिखित में से किस सीमावर्ती देश की राजधानी है? यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ। न्यापीदाव, न्यापीदाव किस देश की राजधानी है? पहला बात करते हैं भूटान। भूटान का बताइएगा तो आप लोग जरा बताइएगा, तो भूटान की राजधानी क्या होती है बताइएगा तो। कौन कौन 10th में है? कौन कौन क्यूट हिंदू, कौन कौन 10th में है? 10th में का मतलब क्या होता है भैया? 35 तो चल रहा है। 10th में क्या है? 10th से मतलब क्या भैया बताइएगा, यहां पर बताइएगा। भूटान की राजधानी क्या है? फटाफट, भूटान की राजधानी क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। भूटान की राजधानी क्या बताइएगा? इन चारों देश की राजधानी बताइएगा थोड़ा। इन चारों देश की राजधानी बताइएगा। भूटान की राजधानी क्या बताइएगा? भूटान की राजधानी है थिम्पू। वेरी गुड, भूटान की राजधानी है थिम्पू। ठीक है, थिम्पू, थिम्पू। फिर बताइएगा नेपाल की राजधानी। तो नेपाल की राजधानी तो बच्चा बच्चा जानता है, ये हमारे बगल का राज्य है। अफगानिस्तान का नाम क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी होती है काबुल। क्या होता है? काबुल इसकी राजधानी होती है। उसके बाद म्यांमार, इसी म्यांमार की राजधानी है नेपिदाव। इसी म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिदाव। और म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं, इटली में फांसीवाद, जिसको फासिज्म बोलते हैं, नामक ब्लैक शर्ट आंदोलन किसने शुरू किया था? अक्सर आप लोग इटली की बात करते हैं तो आप लोगों के मन में आता है लेनिन का नाम आता होगा, लेकिन लेनिन का संबंध ब्लैक शर्ट से नहीं है। लेनिन का संबंध ब्लैक शर्ट से नहीं है। अगर आप सोच रहे होंगे कि इसका संबंध लेनिन से है तो यह नहीं होगा। एडोल्फ हिटलर तो हमारे जर्मनी से हैं, जर्मनी से हैं। चार्ल्स डार्विन, इनका पता होगा, इन्होंने एक थ्योरी दिया था, ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस, ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस का थ्योरी दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बेनिटो म्यूसोलिनी, बेनिटो म्यूसोलिनी। ठीक है, बेनिटो म्यूसोलिनी। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बच्चों को आंसर नहीं भी आता है, लेकिन फिर भी अगर उनके पास नॉलेज काफी ज्यादा रहता है तो उसके के आधार पर वो ऑप्शन को सेलेक्ट करके या ऑप्शन को फिल्टर करके अपने आंसर को दे देते हैं। ठीक है, तो ये भी सेगमेंट आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो बच्चे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उनको बता देना चाहता हूं कि इस बार क्या है कि बिहार पुलिस का एग्जाम आज भी है। पिछले संडे को भी था आपका 7 तारीख को, और इस बार भी जो है आपका 7 तारीख को संडे को एग्जाम रखा गया है। हालांकि बहुत सारे सेंटर पर अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि भाई पटना में कुछ और क्वेश्चन है तो फिर आराम कुछ और सेंटर हो जा रहा है और क्वेश्चन हो जा रहा है। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका मैं एग्जाम एनालिसिस आपको करवा दूंगा। आप लोग देख लीजिएगा कि एग्जाम के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, लाइव आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन को टाइप करके। ठीक है, हमारी आईडी टीम भी काम कर रही है ताकि आपका भी भला हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की 2024 ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान किस विषय पर बात किया था? सबसे पहले कि अगर बात करते हैं कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा। तो बी से होता है ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, साउथ अफ्रीका। यानी बी से होता है ब्राजील, आर से होता है रसिया, आई से होता है इंडिया, सी से होता है चाइना, और ये होता है साउथ अफ्रीका। अब बात करते हैं कि यहां पर रसिया की बात करते हैं तो रसिया इसका हिस्सा था, और रसिया ने कहा था कि क्या करना है, तो रसिया ने कहा था भैया कि एक चीज बढ़ाओ। वो क्या है? तो हमारा वैश्विक विकास को करना बहुत जरूरी है और सुरक्षा को आगे बढ़ाना। जैसे कि अगर बात करते हैं वैश्विक विकास का मतलब होता है कि जैसे कि भाई दबे घर में 3 भाई हैं और 3 भाई में से एक भाई आईएएस बन गया है, दूसरा भाई बिल्कुल दयनीय स्थिति में है, तो उस आईएएस बनने का उसका कोई फायदा नहीं है। वैश्विक विकास का मतलब होता है कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करे डेवलप बनने में, और जो अंडर डेवलप कंट्री है उनको डेवलपिंग कंट्री हेल्प करे, अंडर डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करे डेवलप्ड बनने में। ठीक है, इससे ये होता है कि इसको वैश्विक डेवलपमेंट बोलते हैं, यानी इसको ग्लोबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ऐसा नहीं जैसे कि 3 भाई हैं, एक भाई बहुत अमीर है तो केवल वो अमीर लेकर के सब परिवार को लेकर अलग हट गया और बाकी 2 को अलग अकेले छोड़ दिया, उसको विकास नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्यूट हिंदू।
अमेरिका के भीतर तेल दिया रसिया ने। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो इसने ही कहा था रसिया ने भैया कि वैश्विक विकास को लेकर चलो, ठीक है। रसिया की राजधानी क्या है? तो मॉस्को होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान में प्रकृति में गैर वादयोग्य है? वादयोग्य का अंग्रेजी समझिएगा इंडियन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन जस्टिफिएबल? जस्टिफिएबल का मतलब क्या होता है? जिसको लेकर के आप कोर्ट जा सके, जो जिसको लेकर के आप कोर्ट जा सके वो जस्टिफिएबल होगा, और जिसको आप कोर्ट लेके ना जा सके वो नॉन जस्टिफिएबल होगा। अब भारत के संविधान में ऐसा क्या है जिसको कि आप लेके कोर्ट में नहीं जा सकते हैं? पहला है कानून की समानता और कानून की समान सुरक्षा, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा है अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर आपसे अपराध हुआ है तो अपना वकील को रख सकते हैं कि हाँ भैया हमसे अपराध नहीं हुआ, क्योंकि आपका सिद्ध नहीं हुआ। दूसरा कह रहा है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। उसके बाद है धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो कहा जाता है सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। अगर आपको निःशुल्क कानूनी सहायता नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। निःशुल्क कानूनी सहायता वो सरकार डिपेंड करता है, सरकार आपको देगी या नहीं देगी, ठीक है। तो इसके लिए करके आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, बाकी आप सभी के लिए कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव के तरीकों का वर्णन किया गया है? याद रखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल में आते हैं और किस पार्ट में आते हैं या किस भाग में आते हैं, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। राष्ट्रपति का जो आर्टिकल होता है 52 से लेकर 62 के बीच में राष्ट्रपति आते हैं, और राष्ट्रपति का जो भाग होता है वो 5 होता है। भाग 5 में केवल राष्ट्रपति नहीं आते, याद रखिएगा, भाग 5 में केवल राष्ट्रपति नहीं आते हैं, भाग 5 में केवल राष्ट्रपति नहीं आते हैं, इनके साथ साथ संघ में जितने लोग हैं सारे आएंगे, जो संघ के मेंबर हैं। कौन कौन है भैया? तो सबसे पहले हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, ये आएंगे। इनको लीड करने वाले हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, तो ये आएंगे। उसके बाद देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री हैं, ये आएंगे। उसके बाद हमारे देश में लोकसभा है, ये आएगा। उसके बाद हमारे देश का राज्यसभा होगा, ये आएगा। सारे हमारे एमपी आएंगे, सारे हमारे एमपी ऑफ राज्यसभा आएंगे। ये सारे के सारे हमारे भाग 5 में आते हैं, जो कि संघ का हिस्सा होते हैं। क्लियर है? जो कि संघ का हिस्सा होते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? भाग 5, ठीक है। चलिए, हालांकि भाग की अगर बात करते हैं, थोड़ा सा आपको और बता दें तो खैर वो पॉलिटी की जब क्लास होगी तो मैं आपको सारा भाग बता दूंगा कि कौन से भाग में क्या क्या देखने को मिला है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। कोई कुछ लिख रहा था क्या? क्यूट हिंदी कुछ लिख रही थी आप? कुछ लिख रही थी तो लिख के फिर से भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लूंगा, ठीक है। मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा था। देखिए, बेसिकली सारे फैकल्टी क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन लेकर आए और डायरेक्ट उसी क्वेश्चन का आंसर बता दिए और अपना पल्ला झाड़ लिए। मेरा मानना है कि वो क्वेश्चन कैसे है, क्यों बना, उसमें और क्या कुछ ऐड हो सकता है, क्या कुछ मैं आपको बता सकता हूं, वो मैं कोशिश करता हूं अपने सेशन में। हालांकि जो बच्चे मुझसे पहली बार मिले हैं उनको थोड़ा सा चीजें या फिर मुझे समझने में देर लगेगा, लेकिन एक बार अगर मुझे समझ लिया तो मेरे सारे सेशन में मेरा वो दिखेंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया? अब सर्वोच्च न्यायालय है तो सुप्रीम कोर्ट से 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, पहले वो समझ लो। सुप्रीम कोर्ट किस भाग में आता है? तो ये हमारा भाग 5 में आएगा। सुप्रीम कोर्ट किस भाग में आएगा? तो भाग 5 में आएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हमारा कौन सा आर्टिकल में आता है? तो सुप्रीम कोर्ट होता है 1, 2 का 4, 5 में आता है। सुप्रीम कोर्ट का लाने के लिए कौन सा कानून बनाया गया था? तो भारत में सुप्रीम कोर्ट को बनाने के लिए जो कानून बनाया गया था वो था रेगुलेटिंग कानून। कब बनाया गया था? 1773 में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था 1774 में। ये आजादी के पहले की बात है, ये आजादी की पहले की बात है, ठीक है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली कब गया? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली कब गया? तो 1935 में। ये उस समय 74 में जो था ये कलकत्ता था। कहां था? कलकत्ता में था। 1935 में दिल्ली गया, लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ 26 जनवरी 1950, तो यह हमारा खुद का कोर्ट हो गया, यानी हम लोग 26 जनवरी 1950 को बोलेंगे, ठीक है। तो यह हमारे सुप्रीम कोर्ट से तमाम क्वेश्चन है जो अभी तक एग्जाम में पूछे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं एक एक क्वेश्चन का डीएनए आपके सामने कर रहा हूं, ताकि आपका सुप्रीम कोर्ट अगर है तो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को मैं यही आपको डिस्कस कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, क्लियर सेशन? क्लियर सेशन तक दबा करके दिल शेयर करेंगे, ठीक है। यस भैया चिंटू क्यूट हिंदू, ठीक है। चलिए, तो ये तो थैंक यू नहीं हुआ, अभी और क्वेश्चन बाकी है, अभी और क्वेश्चन बाकी है। वो सेगमेंट था मतलब सेगमेंट बनाए थे, और आपको 15-20 क्वेश्चन करवाएंगे। बढ़िया से सेशन को दबा करके शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। अगर बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस ने कब जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था? सुभाष चंद्र बोस के साथ बहुत कुछ है। सुभाष
चंद्र बोस जो है वो एक वन मैन आर्मी थे। वन मैन आर्मी का मतलब है कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को बहुत हेल्प किया और गांधी जी को इन्होंने जगत गुरु का नाम से बोला था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करते हैं तो इन्होंने कांग्रेस की और बात करते हैं तो कांग्रेस के वो अध्यक्ष थे कब, तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1938 में, और अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया था 1939 में। क्लियर है, तो अध्यक्ष पद लेकर लिया था, यानी सुभाष चंद्र बोस जो वो 2 बार अध्यक्ष बने थे, 1938 में बने थे और एक 1939 में उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। क्लियर है, क्लियर है। 1937 नहीं होगा भैया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मैं ध्यान सुनिए, सुभाष चंद्र बोस को लेकर के बहुत सारे क्रिटिकल कंडीशन थे। सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी पसंद नहीं करते थे, इसलिए जब दोबारा अध्यक्ष बनाया गया तो उनको कहा गया कि नहीं भाई ये दोबारा नहीं बनेगा, किसी और को बनाया जाए। हालांकि लोगों ने समर्थन उन्हीं पर दिया, फिर कहा कि नहीं भैया तुम अपना कांग्रेस वाला तगमा जो है वो लेके चलो, मैं जो है वो अपना आजाद हिंद फौज बनाऊंगा। और आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था और इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष की थी? यह क्वेश्चन बहुत बार आता है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी और मनाया कब था? याद रखिएगा, मनाया कब था, ये दोनों क्वेश्चन अलग है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में की थी और मनाया था 1930 में, इसीलिए हम लोग पूर्ण स्वराज जो है वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में इसको याद करने के लिए क्या बनाया जाता है भैया? तो संविधान उस दिन लागू करवाया गया था। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तुम मुझको खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नारे हैं इनके भैया। हाँ हाँ हाँ, वही वही, वेरी गुड। नेक्स्ट, बिहार के किस प्रतिभागी ने बिग बॉस ओटीटी 2030 सीट्स में 3 में जगह बनाने का सफलता हासिल किया था? याद होगा, बिहार की एक बेटी थी, वो बेटी ने बिहार में एक ऐसा कदम लिया जिससे वो बिग बॉस में चली गई थी। और बिग बॉस के ओटीटी में कौन गई थी बताइएगा? क्या वो जिया शंकर थी, मनीषा रानी थी, बेबिका ध्रुवे थी या फिर आशिका भाटिया थी? बताइएगा आप लोग। ये लड़कियां बता सकती है कि वो कौन लड़की थी जो ओटीटी में गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये ओटीटी जो देखती होंगी उनको पता होगा, नहीं पता होगा तो लड़कियों को तो ये पता होगा कम से कम कि भैया जो बिग बॉस था वो क्या है और इसमें ओटीटी वाला कॉन्सेप्ट क्या है। ओटीटी का ये फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, तो आप लोग यही बताइएगा कि ओटीटी का कॉन्सेप्ट क्या है। फटाफट सारे बच्चे बताइएगा, सारे बच्चे बताइएगा फटाफट। देखते हैं कौन बच्चे बता पाते हैं जल्दी। बिल्कुल ही सिंपल है, ऐसा भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है कि आप नहीं बता पाइएगा। सिंपल बहुत क्वेश्चन है, ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है कि आप लोग नहीं बता पाइएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मनीषा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। विशाल कुमार, अच्छा लड़का होके बता दिया मनीषा, और बाकी लड़कियां भी चंपा राय बताई थी। हाँ, मनीषा रानी, खैर अब तो ये स्टार बन गई है, अब तो ये स्टार बन गई है। कहा जाता है कि जो भी लोग बिग बॉस की बात करते हैं तो जो भी लोग बिग बॉस पे चला जाता है वो स्टार बन जाता है। ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताइएगा। ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है ये मुझे कौन बताएंगे? ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है कौन बताएंगे? ओटीटी का फुल फॉर्म मुझे जो बता देगा, मैं तो नहीं बताने वाला हूं, ओटीटी का फुल फॉर्म मुझे जो बता देगा मैं मान जाऊंगा कि उस बच्चा या उस बच्ची का कहीं ना कहीं टेक वाला नॉलेज भी है। टेक नॉलेज का मतलब होता है कि बिना टेक्नोलॉजी का बच्चा अधूरा है। अगर आज मुझे लाइव देख पा रहे हैं, आप मुझे बोल पा रहे हैं, ओटीटी जो वेब सीरीज होती है जो कि हम लोग देखते हैं कि ओटीटी पर लॉन्च हो रही है, ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इल्विस यादव विनर बना था। हाँ, इल्विस यादव, क्या भाई हरियाणा का छोड़े था वो, हरियाणा वाला। ठीक है, इल्विस यादव। आप बताइएगा ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैं क्वेश्चन पर रुका हूं। आज मैं मैराथन इसलिए लेकर आया हूं कि आप बहुत सारे बच्चों का लगातार मैसेज आ रहा था कि सर आप संडे को मैराथन लीजिए, लेकिन मैराथन लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। हमारी आईटी टीम थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था, इस कारण से वो उसको सॉल्व कर रही थी। ओवर द टेलीविजन, वेरी गुड विशाल, वेरी गुड विलिसान, वेरी गुड विशाल। ओवर द टेलीविजन जो है वो ओटीटी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, होता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र, बहुत फेमस ये ऋषि थे विश्वामित्र, और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के बीच में
संवाद के रूप में एक ऋचा है, ये कौन सी नदी है, यानी किस नदी को हम लोग देवी के रूप में मानते हैं। तो याद रखना हमारे दो ही नदी जो थी वो जो देवी के रूप में मानी गई, दो नदी जो देवी के रूप में मानी गई। पहली नदी थी ब्यास और दूसरी है सतलज। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ब्यास नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम भी भारत में होता है, ही होता है और समाप्त भी भारत में ही होता है, यानी उद्गम और समाप्ति दोनों को दोनों भारत में होते हैं। ब्यास नदी, उसके बाद सतलज नदी पता ही होगा, आप लोग को पता ही होगा। जितने बच्चे देख रहे सेशन को बता देते हैं, बिहार पुलिस का एग्जाम का एनालिसिस मैं बहुत जल्द करने वाला हूं। जो बच्चे सेंटर से निकलेंगे वो लगातार मुझे कॉल करेंगे, ठीक है। गंगा मैया, अरे नहीं, गंगा हमारे मैया हैं। गंगा और यमुना का जिक्र ऋग्वेद में नहीं किया गया है। बहुत सारे बच्चा गंगा को मारेगा, हालांकि गंगा भी मारने का रूप में भी गंगा ये बहुत उफान आया हुआ है, ठीक है। गंगा की लंबाई बताइएगा तो गंगा की लंबाई क्या होती है? गंगा की लंबाई क्या होती है? गंगा भैया, मुन्ना भैया सुने थे गंगा भैया क्या होता है? गंगा की लंबाई क्या होता है? गुड आफ्टरनून सर, सुधीर कुमार, बहुत जल्दी आ गए सुधीर कुमार, आपके इंतजार में तो हम बैठे हुए थे। चलिए ये बताइएगा, हे अच्छा, बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म क्या थी? तो बिहार की पहली भोजपुरी थी हे गंगा मैया तो के चुनरी चढ़ाइबो, हे गंगा मैया तो के चुनरी चढ़ाइबो, ठीक है। हाय चंपा, हाँ सुधीर, खाली चंपा चमेली करे आए हो? गुड मॉर्निंग सर बोल करके हाय चंपा बोल रहे हो, मतलब यही हुआ कि हम आए थे किसी और मुद्रा में, हो गए किसी और मुद्रा में और देश ने मुझे कोई और मुद्रा समझ लिया, ठीक है। हाँ, सृष्टि अर्जितियन अब आई है। सृष्टि अर्जितियन हमारी सबसे फेवरेट स्टूडेंट में से एक है और काफी डेडिकेटेड है पढ़ाई के प्रति, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन का लेवल होता है और जो बोलने का लेवल बहुत तगड़ा होता है। हाँ, 2510 25 सृष्टि अर्जितियन ने सबसे पहले बोला 25 जो है वो गंगा की लंबाई होती है सृष्टि अर्जितियन। और बाकी ये जो सुधीर हाय चंपा चमेली कर रहे हो, तो आप चंपा चमेली करने के गलत प्लेटफॉर्म पर आ गए हो। मैं बता देता हूं, मैं जीएस ऑल गुरु हूं, तो यहां पर जीएस ऑल गुरु हूं, ठीक है। यहां पर ना हाय होगा ना बाय होगा, सिर्फ लगातार क्वेश्चन का आंसर चलेगा, ठीक है सुधीर। तो वैसे लोग आप जा सकते हैं सुधीर जी, आपका स्वागत था और स्वागत रहेगा, लेकिन हाय चंपा चमेली नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग व्यू के लिए कहते होंगे कि ना हाय चंपा चलने दो। हम कहें ना, यहाँ चंपा है तो चंपा से भी परीक्षा में पढ़ने के लिए चंपा आई है, तुमको हाय हेलो करने के लिए नहीं आई है, ठीक है। चलो विशाल प्यारी क्या कर रहा, चुनरी नहीं है सर। चलिए सुधीर, एक गाना नाकर सुना दीजिए। अच्छा, एक गाना गाकर सुना दे, वाह सुधीर, क्या बात है, क्या बात है। एक काम करना, अब क्या बोलूं तुम्हें सुधीर कुमार, आगे बढ़ते हैं। संसद संविधान के तहत भारत में आधिकारिक भाषा के प्रावधान में संशोधन कर सकती है। याद रखिएगा, आधिकारिक भाषा से क्वेश्चन बनता है कि भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज कितना था और कितना, ऑफिशियल लैंग्वेज भारत में कितना था और कितना है, ये बताइएगा जरा। भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज कितना था और कितना है, जरा ये बताइएगा। भारत का जब संविधान बना था तो 1950 में टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज था 8 था जी, नहीं, टोटल 14। 8 हमारा अनुसूची था, जो कि अब हो चुका है 8 के जगह 12, और 14 हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज था, अब हो गया है 22। क्या हो गया है? 22। लेकिन 23वां कौन सा बनने वाला है? तो 23वां हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो बनने वाला है भोजपुरी। क्या बनने वाला है? भोजपुरी। अब यहां पर कह रहा है कि सर, अगर किसी संविधान में कोई आधिकारिक भाषा में संशोधन करना हो तो इसके लिए क्या करना होगा? तो भैया जाहिर सी बात है, भाषा जो है किसी सीमित जगह की होती है, इसलिए इसे सिंपल मेजोरिटी से भी बदला जा सकता है, ठीक है। अब भोजपुरी अगर मान लो ऑफिशियल लैंग्वेज बन रही है तो तमिलनाडु प्रदेश के लोगों को दिक्कत होगा, केरल को दिक्कत होगा? बिल्कुल नहीं। जैसे आपका है वैसे हमारा होगा। क्लियर है। सुधीर कुमार, सॉरी सर। अरे सुधीर, सॉरी बोलने की बात नहीं है सुधीर, तुम छोटे भाई की तरह हो, अगर तुम सॉरी बोल दिए तो कोई दिक्कत नहीं, बट समझना हम उस फैकल्टी की तरह हैं ही नहीं जो फैकल्टी खुद भी नाचता है, कूदता है, पढ़ाता है। हम थोड़ा सा अलग वाले हैं। अलग वाले मतलब हमारी कैरेक्टर, हमारी आइडेंटिटी अलग है। तुम मेरे छोटे भाई थे, हो और रहोगे हमेशा रेडी टू हेल्प, लेकिन और मास्टर की तरह व्यू बढ़ाने के लिए नहीं कि हम खुद भी थोड़ा डायलॉगबाजी करेंगे, खुद भी थोड़ा अपना व्यू बढ़ाने के लिए एक से एक लंबा डायलॉग छोड़ेंगे, अपना ही वीडियो बनवा करके शॉर्ट्स में डालेंगे, वो सब नहीं। सीधी बात, नो बकवास। अगर आप हीरे हैं तो आपकी परख जौहरी कर लेगा, खुद कोयला होकर उछलिए मत, ठीक है। मैं उस तरह का फैकल्टी हूं।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी देश के 112 आकांक्षी जिलों में डेल्टा रैंकिंग के अनुसार बिहार का कौन सा जिला हमारे शीर्ष पर है? सबसे पहले नीति आयोग बना कब था, यह एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और नीति आयोग ने के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखिएगा, जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे वो उसके अध्यक्ष होंगे। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है ये रखिएगा, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह हमारा नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। अब यहां पर बच्चों को कैसे कंफ्यूज किया जाता है, यहां पर इंस्टीट्यूशन की जगह इंस्टीट्यूट डाल देगा, 4 की जगह 2 डाल देगा, इन डाल देगा और बच्चा कंफ्यूज, ट्रांसफॉर्मिंग की जगह ट्रांसफॉर्म कर देगा, तो यहां पर बच्चे कंफ्यूज आते हैं। ठीक है, अब बात होती है कि नीति आयोग में कौन सा जो है वो भारत का सबसे डेल्टा रैंकिंग के अनुसार है, तो बिहार का सबसे टॉप अभी चल रहा है मुजफ्फरपुर। हालांकि मुजफ्फरपुर की अगर बात करते हैं तो ये हमेशा भी पानी से भरा होगा। अभी जाओगे तो मोती झील जो है वो मुजफ्फरपुर का पानी से भरा मिलेगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। 21 को करेक्ट। सृष्टि अर्जितियन कुछ बोल रही हैं आप, पीएम बोल रही हैं, क्या बोल रही है पीएम? सृष्टि अर्जितियन क्या बोल रही हैं? किस शहर को दुनिया में सर्वाधिक रहने योग्य का नाम दिया गया है? यह बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन छपेगा तो छपेगा। विच सिटी हैज नेम्ड द मोस्ट लाइवली सिटी इन द वर्ल्ड? लाइवली वर्ल्ड का मतलब होता है कि कौन सा ऐसा पूरे विश्व में सर्वाधिक रहने वाली सिटी है, तो वो है वियना। कौन है? वियना। ये वही वियना है जहां पर हिटलर का जन्म हुआ था, जिसकी देश का नाम है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या होती है? वियना। और वियना क्या है? एक शहर है, शहर के साथ साथ वियना राजधानी भी है। और किसकी राजधानी है भैया? तो ऑस्ट्रिया की। और यहीं पर ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ था वैसे व्यक्ति का जो पूरे देश में तानाशाह के नाम से जाना गया, हिटलर। क्या नाम था? हिटलर। क्लियर है? नीति आयोग का आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लगातार सूरज कुमार आप लोग सेशन को शेयर कर रहे हैं। एक ऐसी भू संपत्ति जहां बिक्री के लिए नगदी फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। समझिएगा, भारत में बहुत सारे फसल हैं जिसका पैसा नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारे फसल ऐसे हैं जिसको हम उगाते ही हैं पैसे के लिए। तो ऐसा कौन सा फसल है जिसको हम उगा करके पैसे कमा सकते हैं? बताइएगा। क्या किचन वाला जो गार्डन होता है, किचन गार्डन का मतलब होता है जो हम लोग घर के आसपास रखते हैं ना, जैसे मान लो घर बनाया, थोड़ा सा जगह बच गया तो वहां जो गार्डनिंग किए हैं, क्या उससे पैसे कमा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो किचन गार्डन से तो पैसा कमाने से रहे। बागबानी की बात करती है। हाँ, बागबानी में होता है तो बागबान होगा, तो एक बागबान मूवी बनी थी, बागबान होगा तो वहां फूल होंगे और फूल को आप लोग बेच सकते हो, या फिर बागबान में आप लोग सब्जी भी उगाते हैं जो सब्जी को आप बेच सकते हो। गांव में बागबानी सब्जी की होती है। समझिएगा, बागबान 2 तरह के होते हैं, गांव और शहर। गांव में बागबानी सब्जी की होती है, और शहर में बागबानी फूलों की होती है। ठीक है, तो बागबानी हमारे लिए क्या है? एक तरह का बिक्री वाला चीज है। बाकी झूम खेती ये तो आदिवासी करते हैं, और जीवन के लिए खेती यानी नाम ही कह रहा है कि हम जीने के लिए खेती करते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। डी नहीं होगा भाई, विशाल कुमार। डी कैसे हो जाएगा? बी होगा। विशाल कुमार बी आंसर होगा, डी नहीं होगा। क्या बोल रहा है? इसमें से उसे किस रूप में जानते हैं कि इसको हम लोग पैसे से कमाने वाले रूप में जानेंगे, तो बी ना हो जाएगा। विशाल कुमार जब डी बोल रहे हैं। चंपा राय बिल्कुल सही बोली है, सूरज कुमार बिल्कुल सही बोला है, और सी जो लोग सी बोल रहे हैं गलत है। बी होगा, बी हॉर्टिकल्चर फार्मिंग। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? बागबानी 2 तरह से होती है, गांव में बागबानी सब्जियों का होता है और शहर में बागबानी फूलों का होता है। ठीक है, जो लोग फिर सी नहीं होगा, बी होगा। बी जो लोग सी बोल रहे हैं वो गलत हैं, आंसर होगा बी। ओके सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा गोल्ड किस राज्य में देखने को मिलता है? याद रखिएगा, आप लोग इसमें मूवी देखे होंगे केजीएफ एक मूवी बनी थी, केजीएफ पार्ट 2 अभी आने वाला है। तो केजीएफ की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा गोल्ड जो है वो भारत में पाया जाता है कर्नाटक। ठीक है, कहां पाया जाता है? कर्नाटका। जी सर। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें कि फ्री ऑफ कॉस्ट को ऐसे भी जीएस ऑल गुरु जो आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड।
नेक्स्ट बात करते हैं सितंबर 2023 में एनएचएआई का पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप लोग जानते होंगे, कभी आप लोग कार से या बाइक से जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि एनएचआई का बोर्ड लगता है टोल टैक्स, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होता है वो एनएचआई का फुल फॉर्म होता है। और एनएचएआई ने किस शहर में 1770 करोड़ रुपए का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए समझौता किया है? वो कौन सा ऐसा है? बेंगलुरु है, मुंबई है, सूरत या फिर जयपुर? बताइएगा एनएचआई का फटाफट, सारे बच्चे बताइएगा एनएचआई का कि एनएचआई ने क्या किया है, सभी बच्चे बताइएगा। इसमें से 1770 करोड़ कहां पर खर्च करने जा रहा है? बताइएगा 1770 करोड़ कहां पर खर्च करने जा रहा है? याद रखिएगा, बेंगलोर। सभी लोग बेंगलोर का नाम जानते हैं, बेंगलोर में हर कोई जाना चाहता है। जो लोग दबा के दिल शेयर करते रहे बेंगलोर। जी हाँ दोस्तों, बेंगलोर जो है एक हमारा कह सकते हैं आईटी सिटी है। बेंगलोर क्या हमारा एक आईटी सिटी है, सिलिकॉन वैली भी है, बेसिकली में सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेरी गुड। बेंगलोर में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे के लिए पैसे खर्च किए जा रहे हैं, 1770 करोड़। क्योंकि बेंगलोर जो है वो एक तरह का आईटी हब बनने जा रहा है और आईटी हब बनने के कारण वहां पर काफी ज्यादा जो होती है वो आपका जाम देखने को मिलता है, जिस कारण से नेशनल हाईवे जो है वो लोगों को नया विकल्प दे रहा है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी गई थी उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका एएसओ में पूछा हुआ है और यही क्वेश्चन आपका सिपाही में पूछ रहा है। यानी आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल, कोई क्वेश्चन को जो सिपाही में पूछ रहा है उसको एएसओ में पूछ दे रहा है और एएसओ वाला को सिपाही में पूछ दे रहा है। यानी अब कोई ये नहीं कह सकता है कि सिपाही का लेवल ये है और दरोगा का लेवल ये है। सबका लेवल एक हो चुका है और जो पढ़ेगा बेस्ट उसी का सिपाही भी निकलेगा, उसी का दरोगा भी निकलेगा, ठीक है। अब बात यहां पर यह हो रही है कि गुप्त काल में पता होगा सबसे ज्यादा सोना का जो चलन था वो किस काल में हुआ था? तो सर्वाधिक सोना गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। गुप्त काल के संस्थापक कौन था, को पता होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उस समय जो ब्राह्मण को भूमि दी जाती थी, तो उस समय ब्राह्मण को जो भूमि दी जाती थी, यही क्वेश्चन हमारा आया था एग्जाम में भी, उसको बोलते थे अग्रहार। क्या बोलते थे? अग्रहार। बहुत सारे बच्चे देवदान बोलेंगे तो ये आंसर नहीं होगा, देवदान। वाह विशाल कुमार, जबरदस्त, ये तो जबरदस्त लड़का है यार, तुम तो तुरंत आंसर बोलते हैं देवदान। बहुत बढ़िया विशाल कुमार, यानी तुम्हारा लेवल बढ़िया है। चंपा राय डी विशाल कुमार, बिल्कुल सटीक आंसर मारे हो तुम, हमको लगा कि बच्चा नहीं बता पाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा लीरा है? जो बच्चे मुझसे शुरुआत में जुड़े होंगे बताए होंगे, लीरा उस देश की मुद्रा है जिस देश की राजधानी अंकारा है। अंकारा किस देश की राजधानी बताइएगा? तो अंकारा किस देश की राजधानी है? तो अंकारा जो है वो तुर्की देश की राजधानी है। क्या है? तुर्की देश की राजधानी है। इटली का फेमस शहर भी है रोम। पोलैंड की राजधानी वार्सो। रोमानिया का बताइएगा, रोमानिया का राजधानी का नाम बताइएगा, रोमानिया की राजधानी बताइएगा, रोमानिया की राजधानी का नाम बताइएगा। श्रीगुप्त, वेरी गुड सूरज कुमार, श्रीगुप्त जो थे उनके संस्थापक थे गुप्त का। रोमानिया का राजधानी क्या बताइएगा? सृष्टि अर्जितियन बताइएगा, रोमानिया की राजधानी। सृष्टि अर्जितियन बताइएगा, रोमानिया की राजधानी क्या है? फटाफट रोमानिया की राजधानी क्या बताइएगा? सृष्टि। चलिए, वेरी गुड। रोमानिया का कोई नहीं बता पाए ना जी, सूरज कुमार। हाँ, तुर्की का नाम अभी हाल ही में चेंज हुआ था, तुर्की हुआ था और फिर तुर्की से तुर्की हो गया, ठीक है, ठीक है। तुर्की काफी अच्छा देश है और ठंडा देश है, यहां के लोग हमारे तरह होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इट वॉज द न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी या फिर गुलामी का एक नया चार्टर, भारत संशोधन अधिनियम 1923 के बारे में ये कथन किसने कहा था? यानी किसने कहा था कि जो ब्रिटिश का जो कानून था जिसको बोलते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को शॉर्ट में बोलते हैं GOA 1935, इसे गुलामी का नया गुलामी किसने कहा था? नया गुलामी किसने कहा था? 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसे हमारे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था और साथ ही साथ इसे बिना इंजन का रेल भी कहा था। एक ऐसा रेल जिसका कोई इंजन नहीं है, या फिर बिना ब्रेक का इंजन भी कह सकते हैं। सब क्लियर है? बुचारेस्ट, वेरी गुड। रोमानिया की राजधानी बुचारेस्ट, वेरी गुड सृष्टि।
ठीक है, और 5-6 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और 5-6 क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। नेक्स्ट बात करते हैं, बायो एशिया शिखर सम्मेलन खबरों में था, यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित हुआ था? बायो और एशिया, आप समझ सकते हैं। बायो, बायो का मतलब कहीं ना कहीं हमारे देश में एक बायो सेगमेंट होता है कि हमारे देश में जो भी हमारे बायोलॉजिकल चीजें होती हैं उसके लिए था। बायो एशिया समिट वॉज इन न्यूज, इट विल हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? कहां हुआ था? नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या फिर लखनऊ? बताइएगा बायो एशिया का कहां हुआ था? बायो एशिया कहां हुआ, तो बताइएगा फटाफट। बायो एशिया अभी कहां हुआ था? याद रखिएगा, बायो एशिया जो है वो हैदराबाद में हुआ था। अच्छा, हैदराबाद से क्वेश्चन एक आता है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदराबाद में चार मीनार है, चार मीनार का निर्माण नहीं 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 नहीं, विशाल कुमार, दिल्ली नहीं होगा। सबको दिल्ली मारता है कि भैया दिल्ली सेंटर है, ना दिल्ली होगा, ना मुंबई होगा, ना लखनऊ होगा, हैदराबाद होगा। ठीक है, हैदराबाद में चार मीनार है ना। चार मीनार कौन बनवाया था, मुझे कौन बताएंगे? जो बच्चा मुझे बताएगा कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, मैं मान जाऊंगा कि उस बच्चे में कहीं ना कहीं लेवल ऑफ जो है वो नॉलेज है, जो बच्चा एग्जाम क्रैक कर सकता है। चार मीनार जो है वो किसने बनवाया था? चार मीनार किसने बनवाया था बताइएगा। विशाल कुमार डिलीट करने का सकता नहीं है, जो गलती हो गया तो हो गया। चार मीनार किसने बनवाया था बताइएगा। चार मीनार किसने बनवाया था ये बताइएगा। चार मीनार किसने बनवाया था ये बताइएगा फटाफट, वरना फिर मैं बताऊंगा। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, बताइएगा। चार मीनार किसने बनवाया था? कोई नहीं बता पाया। आहा, सृष्टि तुम बताओ। अकबर ने चार मीनार, वाह सूरज वाह, क्या बात है, काबिले तारीफ हो तुम। अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? अच्छा, आवाज आ रहा है कि आवाज आ रही है? हिंदी में क्या कहते हैं, आवाज आ रही है या आवाज आ रहा है?
विशाल कुमार साउंड प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम, विशाल कुमार साउंड प्रॉब्लम। अच्छा हाँ भाई, साउंड प्रॉब्लम मैं देख लेता हूँ, साउंड प्रॉब्लम देख लेता हूँ, ठीक है। चलिए, आवाज आ रहा है कि आवाज आ रही है? आवाज आ रहा है, ठीक है। चलिए 10 क्वेश्चन और है, फिर फटाफट खत्म करते हैं। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम यहां पर थे। हम बात कर रहे थे मौलिक अधिकार, हम बात कर रहे थे मौलिक अधिकार। में फिर से बता देता हूं मौलिक अधिकार क्या था। मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार अगर हमसे छीना जाए तो आर्टिकल 32 के तहत हम अपने मौलिक अधिकार को वापस पा सकते हैं। और इस मौलिक अधिकार को वापस पाने के लिए हम पहले तो अपने राज्य के हाई कोर्ट में जाएंगे, और अगर वहां भी अगर नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये हमारे लिए। लेकिन जो व्यक्ति विशेष अगर दिल्ली के आसपास जैसे क्षेत्रों में रहते हैं तो वो वहां के सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। पहला चीज हुआ। अब मैं बात कर रहा था कि मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार है वो संविधान के किस भाग में पाया जाता है और संविधान के किस अनुच्छेद में पाया जाता है। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में पाया जाता है और अनुच्छेद 12 से 35 में पाया जाता है। हालांकि हम लोग 32 तक ही से पढ़ते हैं, ठीक है। हम आपको सोच रहे हैं कि ये तो आप बिहार पुलिस का एग्जाम दे ही दीजिएगा, इसके साथ ही साथ जो आने वाला बिहार पुलिस का सिपाही का आपका फिर से जो नई वैकेंसी है 20,000 सिपाही का, उसमें उसके लिए या फिर बिहार दरोगा के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा जीएस का एक एक चैप्टर, जैसे पॉलिटी का है तो सारा पॉलिटी का चैप्टर पढ़ा के एक लिस्ट आपको पूरा एक प्लेलिस्ट बनवा दें, ताकि वैसे बच्चे जो बिहार में हमसे दूर से पढ़ना चाहते हैं या फिर आर्थिक रूप से कमजोर है, उन बच्चों के लिए एक रामबाण हो जाए और वो पढ़ करके उस चैप्टर को समझ करके यहां पर डेली जीके जीएस लगा सके। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, आप सभी बच्चों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने सब जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टीयर 2 का खिताब जीता है? ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर बच्चे छोड़ता है, याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आमतौर पर बच्चा या तो छोड़ता है और नहीं तो उसका गलत जवाब देता है, गलत जवाब देता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन स्पोर्ट्स में बच्चे जल्दी नहीं बताते। आप बताइएगा फटाफट, आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा सभी बच्चे, आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, कौन जीता है बताइएगा, आप बताइएगा। 4 ऑप्शन है आपके। पहला तो हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है, दिल्ली और बिहार है। तो याद रखिएगा, इसमें पहली बार झंडा गाड़ा है बिहार, इसमें पहली बार झंडा गाड़ा है बिहार। आर्टिकल 1235, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस देश में गाय जात्रा उत्सव मनाया जाता है? यह भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। गाय जात्रा उत्सव कहां मनाया जाता है? भूटान में, नेपाल में, श्रीलंका, मालदीव्स। अभी मालदीव्स का मैंने बताया था। मालदीव्स की राजधानी क्या होती बताओ तो? मालदीव्स की राजधानी क्या होती है बताइए तो? मालदीव की राजधानी क्या होती है? मालदीव की राजधानी क्या बताइएगा? मालदीव्स की राजधानी क्या होती बताइएगा? मालदीव्स का राजधानी का नाम बताइएगा सभी लोग। मालदीव्स की राजधानी हरियाणा ना, बिहार होगा सूरज। भूटान का तो बता चुके हैं, भूटान की राजधानी होती है थिम्पू। नेपाल का काठमांडू, श्रीलंका का जयवर्धने। मालदीव्स लोग अक्सर घूमने जाते हैं, शादी के बाद मालदीव्स का ट्रिप मारते हैं। उनको लगता है कि मालदीव्स बहुत सुंदर जगह है। मालदीव्स भारत से छोटा है और भारत के टूरिस्ट पर उसकी अर्थव्यवस्था चलती है। तो मालदीव्स की बताइएगा, मालदीव्स की राजधानी माले। हाँ, मालदीव्स की राजधानी माले। बहुत लोग कहते हैं ना शादी के बाद भैया कहाँ का ट्रिप है, तो मालदीव्स का ट्रिप है। मालदीव हमारे ही टूरिस्ट के पैसों पर उसकी अर्थव्यवस्था चलती है, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्त मंत्री नहीं रहे? इनमें से कौन सा वित्त मंत्री नहीं रहा है? पहला यशवंत सिन्हा, दूसरा वीके सिंह, तीसरा अरुण जेटली या फिर टीसी कृष्णा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें से कौन सा हमारे नहीं थे? तो हमारे वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा तो बिल्कुल थे।
बात करते हैं अरुण जेटली, आपको पता ही होगा कांग्रेस के। टीटी कृष्णस्वामी ये भी थे। वीके कृष्ण मेनन जो थे वो हमारे वित्त मंत्री नहीं थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने चक्रवात मिथिली का नाम दिया था, यानी किसने कहा था कि चक्रवात जो है वो मिथिली का नाम दिया था, मिथिली चक्रवात जो है वो का नाम किसने दिया था? भारत ने, बांग्लादेश ने, मालदीव ने या फिर श्रीलंका ने। बांग्लादेश के भी बात होगा, आपको पता होगा बांग्लादेश में भी क्या है, बांग्लादेश में भी हिंसा का माहौल चल रहा है। और आपको एक और क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त कर देंगे, ठीक है। फटाफट बताइएगा सारे बच्चे बताइएगा फटाफट। बांग्लादेश में भी जो हालात चल रहे हैं बताइएगा, फटाफट बताइएगा। चक्रवात, फटाफट बताइएगा। बस लास्ट क्वेश्चन और है, फटाफट एक क्वेश्चन और है, जल्दी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस चक्रवात दिया था? तो चक्रवात जो है वो मालदीव में आता है, ठीक है। और आज का आखिरी क्वेश्चन, आज का आखिरी सवाल आपके सामने ये रहा। आखिरी सवाल आपके सामने ये रहने वाला है, 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश ने किस किले का निर्माण कराया था? काकतीय वंश की अगर बात करते हैं तो काकतीय वंश ने कौन सा बनाया था? पन्हाला बनाया था, रायगढ़ बनाया था, नीमराना बनाया था या फिर गोलकुंडा बनाया था? ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बताइएगा फटाफट बताइएगा क्या बनवाया था। तो याद रखिएगा काकतीय वंश की अगर मैं बात करता हूं, तो आप लोग पता होगा गोलकुंडा फोर्ट पढ़ा होगा। गोलकुंडा फोर्ट जो है वो पढ़ा होगा। इस गोलकुंडा फोर्ट में टोटल 8 एंट्री गेट है, 8 एंट्री गेट है। और गोलकुंडा जो फोर्ट है, गोलकुंडा फोर्ट जो है वो कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। और इसी को बनाया था काकतीय वंश ने। और ये रहा आप लोग का बिहार पुलिस मैराथन का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो इस सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे दोस्तों को इन वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ पाए। जो बच्चे अभी आ रहे हैं, जो जय हिंद सर कह रहे हैं मिथिलेश कुमार, आपको भी जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।